Hello everyone. Today we are going to start with organic chemistry, some basic principles and techniques. So without wasting time, let us start with the first question. The IUPAC name for the following compound is. अब देखिए हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, हमें इसका IUPAC नेम जो है वो बताना है। तो इसके लिए जो है आपके कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप IUPAC नेम किसी का भी कंपाउंड का लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो काम आपका ये है कि सबसे लॉन्ग चेन आपको जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो सबसे लॉन्ग चेन यहाँ पर कितने कार्बन्स की बनती है? तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बनती है। या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान रखिएगा कि जो आपकी लॉन्ग चेन बन रही है उसमें आपके फंक्शनल ग्रुप ज़रूर आएँ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स ज़रूर आएँ। फंक्शनल ग्रुप का भी ध्यान रखना है आपने, और सबसे लॉन्गेस्ट चेन भी आपने ध्यान रखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन भी बने। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर लिए, कितने कार्बन की बन चुकी है? 6 कार्बन एटम्स की यहाँ पे चेन बन चुकी है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दो बन रहे हैं यहाँ पे, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, और साथ में हमें डबल बॉन्ड भी ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड भी है। तो एल्डिहाइड और कीटोन, देखिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो हम, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इनमें से किसको हम प्रेफरेंस देते हैं। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो प्रेफरेंस किसको मिलती है? तो पहले सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद एल्डिहाइड का नंबर आता है, फिर आपका कीटोन का नंबर आता है, या फिर इसके बाद और कोई कंपाउंड्स लगे हों तो उनका नंबर आता है। तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसा रहता है, यानी हमें यहाँ से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले प्रेफरेंस देनी है। तो प्रेफरेंस देने का मीनिंग है, अब हम करने वाले हैं नंबरिंग। ठीक है, अब जब भी नंबरिंग आप करते हैं तो नंबरिंग करते टाइम, नंबरिंग मतलब अब ये जो अभी तक आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है 6 कार्बन की, अब आपको इसको नंबर देना है कि 1 2 3 4 5 6 कि कैसे नंबर दें। तो यहाँ से भी हम डाल सकते हैं नंबरिंग, यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो आपको नंबरिंग देते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो, लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, पहले तो आपने यही ध्यान रखना है कि आपकी जो नंबरिंग है वो मेन ग्रुप से ही स्टार्ट हो। जैसे अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मेन ग्रुप है तो यहीं से स्टार्ट होगी। बट साथ के साथ आपको लोएस्ट लोकेंट रूल का भी ध्यान रखना है कि जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो ऐसा है कि उधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो कुछ लोएस्ट लोकेंट रूल बने, लाइक दैट। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल का मीनिंग ये होता है जैसे यहाँ से आप नंबरिंग कर रहे हो ना, तो देखिए यहाँ से ये 1 नंबर पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है, और एल्डिहाइड ग्रुप 6 नंबर पे आ रहा है। और अगर यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तब भी डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 6 नंबर पे, और एल्डिहाइड 1 नंबर पे। ठीक है, बट ये आपने तब करना है जब कोई, मतलब आपका और कोई ग्रुप अटैच्ड हो यहाँ पे, या सेम ही ग्रुप अटैच्ड हो, तब वहाँ पे आप लोएस्ट लोकेंट रूल देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और उसको ही आपने प्रेफरेंस देना है, तो इसको आपने नंबर 1 पे ही रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई नंबरिंग। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्रेफरेंस ऑर्डर, नंबरिंग कैसे करनी है, लॉन्गेस्ट चेन किस तरह से सिलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है। अब बात आती है नेमिंग पे। तो वह आपने देखना है कि 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। CH3 को हम क्या बोल देते हैं? CH3 को हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो एक 2 पे लगा हुआ है और एक 5 पे भी लगा हुआ है। तो दो जगह पे आपके मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपने बोल दिया 2 5। अब दो लगे हुए हैं तो दो के लिए आपने यूज़ किया वर्ड डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद आपने देख लिया, अब यहाँ पर 6 पे जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 6 पे लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। तो 6 पे आप फॉर्माइल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर्माइल है तो फॉर्माइल यूज़ कर लीजिए। अगर, बेटर तो वर्ड वैसे फॉर्माइल होता है, बट अगर फॉर्माइल नहीं है तो वी कैन ऑल्सो यूज़ ऑक्सो। ठीक है, जैसे CHO ग्रुप के लिए आप फॉर्माइल यूज़ कर लेते हैं, अगर कीटोन ग्रुप है तो उसके लिए कीटो वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर कई बार ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो इनकी जगह पे ऑक्सो वर्ड भी यूज़ होता है। ठीक है, तो 6 पे आपने कर दिया ऑक्सो। ठीक है,
6 ऑक्सो। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अब लिखते टाइम पे अब एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी और ये मिथाइल ग्रुप भी। बट आपने जब इनको लिखना है तो कौन से सब्स्टिट्यूएंट को आप पहले लिखेंगे, नाम देंगे, कौन किसको बाद में, तो ये आपने डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है कि जैसे ए बी सी डी, डी पहले आ गया ना, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ बाद में आता है। तो कहने का मतलब है जो पहले आता है उसको पहले लिखिए, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखिए। उसके बाद बस अब लास्ट आ गया हमारा कि अब हम चेन को कंप्लीट करें। तो 6 कार्बन की चेन है और आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे नेमिंग करते हैं ये, कि अगर एक कार्बन है तो आप मिथ यूज़ करते हैं, 2 कार्बन है तो आप इथ यूज़ करते हैं, 3 कार्बन है तो आप प्रॉप यूज़ करते हैं, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो आप पेंट यूज़ करते हैं और 6 है तो आप हेक्स वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन की चेन, तो मैंने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, हेक्स यूज़ कर लिया, हेक्स। अब ध्यान रखिएगा कि अभी भी चेन में कुछ ऐसी चीज़ जो है जो कि रह गई है, यानी अब हमारा एक डबल बॉन्ड को लिखना रह गया है और कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखना रह गया है। ठीक है ना, तो हेक्स, अब डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 3 पे आ रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन यूज़ करते हैं, ठीक है, बट आपको पता ही है डबल बॉन्ड के केस में मिथ के बाद ईन लगा देते हैं, मिथीन बन जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन एन लिखते, ए एन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाई एन लगाते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ए एन जो है ये तो है सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है, ई एन ये यूज़ करते हैं हम डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, और वाई एन होगा तो यानी वो हमने यूज़ कर लिया आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए, वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेक्स के बाद अब ये हमें लोकेशन भी बतानी है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, तो तीसरे लोकेशन पे, तो ये लगा दिया मैंने 3। ठीक है, उसके बाद हमने लगा दिया ई एन, ई एन का मीनिंग है दैट इट इज़ अ डबल बॉन्ड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ओइक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड होता है तो ए एल यूज़ कर लेते हैं आपका, कीटोन है तो आपका ओन यूज़ कर लेते हैं। तो ईन के बाद ओइक एसिड, सो दैट विल मेक आर आंसर, जो कि बन रहा है आपका बी ऑप्शन। सो नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज। अब देखिए ये जो हमें एक और कंपाउंड दिया गया है, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका आयुपैक नेम निकालना है। ठीक है, यानी हमें फिर से वैसे ही काम करना है जैसे हमने पहले किया था। तो यानी सबसे पहले क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, हम देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो हमने काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन रही है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे काउंटिंग करता हूँ तब भी 7 बन रही है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड छूट जाएगा, तो मेन चेन में डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है, ये 7 हैं। और अगर ओ एच ग्रुप को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तब 6 ही कार्बन बनेंगे। सो दैट इज़ नॉट बेटर, 7 कार्बन की चेन जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो यानी अब 7 कार्बन की तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद क्या देखना है, अब उसके बाद मुझे देखने की फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एक तो लगा हुआ है ओ एच ग्रुप। ठीक है, एक ओ एच ग्रुप ही है जो फंक्शनल ग्रुप है। अब ओ एच ग्रुप एज अ साइड ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साथ में आता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अब डबल बॉन्ड जो है उसको प्रेफरेंस आप दे रहे हैं। ठीक है, सो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है यहाँ पे, डबल बॉन्ड भी है उसको प्रेफरेंस देनी है हमने। ठीक है, अब साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है कि अब नेमिंग करते टाइम आप जो है वो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करें। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल, ये कब आएगा लोएस्ट लोकेंट रूल,
जब आप क्या करेंगे, जब आप नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग हमने करनी है, हमने चेन तो सेलेक्ट की कि आपके 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है, बट कहाँ से? अब एक चांस बनता है कि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ। अब हमने पहले ही ये सोच लिया है कि या तो आपका यहाँ पर तो आप चलिए, चाहे ये यहाँ से आप बना लीजिए तब भी वही चेन बनेगी, ये यहाँ से आप बना लेंगे तब भी सेम ही चेन बनेगी। बट अगर आप यहाँ से इस मिथाइल ग्रुप को ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं तब काम नहीं चलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड छूट जाएगा। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने नंबरिंग की तो इसको नंबर 1 दे दिया, मान लीजिए इसको नंबर 1 दे दिया, इसको आपने 2 दे दिया, इसको 3, इसको आपने 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, और इसको आपने नंबर जो है वो 6 और ये हो गया 7। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि ये वाला तो 1 पे आ रहा है, ठीक है, एक आया आपका 1 पे और दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है आपका 5 पे। तो 1 और 5 कितना बना, 1 प्लस 5 बन गया 6। ठीक है, और अगर आप उल्टा नंबरिंग करें इस चीज़ को, आप ऐसे नंबरिंग ना कर कर उल्टा अगर आप नंबरिंग करते हैं तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये नंबर 2 पे आ रहा है, 2, उसके बाद 3 4 5 6, दूसरा 6 पे आ रहा है। तो 2, एक 2 पे दूसरा 6 पे, तो 2 कॉमन 6 मतलब 2 प्लस 6 8। तो एक जब आपने नंबरिंग की तो नंबर 6 बन रहा है टोटल दोनों लोकेंट्स का, और दूसरी बार 8 बन रहा है। तो आपने लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि आपने लोएस्ट से जाना है, इसलिए आपने 6 को लिया ना कि 8 को लिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने नंबरिंग ऐसे की है, इसका मीनिंग होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। अब इतना करने के बाद आपने नेमिंग करनी है इसकी, तो नेमिंग करते टाइम पे अब आपने क्या देखने, अब आपने साइड ग्रुप देख लेना है। तो साइड ग्रुप कौन कौन से आपके देखिए, 2 और 6 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2,6 डाई आप मिथाइल बोल सकते हो, 2,6 डाई मिथाइल तो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब मिथाइल है। ठीक है, अब साइड जब भी ग्रुप्स आपने देखने, तो साइड ग्रुप्स को लिखते टाइम आपको मैंने पहले ही बता रखा है, साइड चेन ग्रुप्स को लिखते टाइम हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना। कौन से ऑर्डर का? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में आएगा वो मतलब वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बाद में। तो अब इसको तो हम क्या बोलते हैं, इनको तो हम मिथाइल ग्रुप्स बोल देते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल देते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा आपका। ठीक है, मतलब ये मिथाइल हाइड्रोक्सी हो जाएगा ना, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी। तो उस हिसाब से आपने बोल दिया कि 2 और 6 पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल। उसके बाद आपका 3 मिथाइल हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद आपने बोल दिया कि अब 1 पे भी है डबल बॉन्ड और 5 पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, और 7 का हम बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। तो आपने बोल दिया ये बन गया आपका हेप्ट। ठीक है, हेप्ट के बाद 1 5, ठीक है, 1 5 डाईन है, क्योंकि 2 बार बॉन्ड आ रहा है तो डाईन। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हेप्ट की बनती है, बट यहाँ तो डेक दे रखा है, डेक दे रखा है, डेक का मतलब होता है 10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 10 की। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑक्टा भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस। सो नाउ कम्स आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पे जो है वर्ड इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और बीच में देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल भी वर्ड आ रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, हम पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं आपके, और जिनकी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल जब भी आपने वर्ड याद रखना है तो इलेक्ट्रो मीन्स दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं,
इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट किस तरह से होंगे, सीधी सी बात है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल जो है ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब इनका जो नाम होता है इट मीन्स दे आर न्यूक्लियस लविंग, दे आर न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये अगर न्यूक्लियस को लव कर रहे हैं यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो इट मीन्स इनके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, इन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको फिर भी दिक्कत रहती है याद करने के लिए, तो बेसिकली तो यही है कि जो नाम है इनका उसका आपको उल्टा करना है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल में आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये तो हमने एक कॉमन चीज़ देखी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल्स में बेसिकली पॉजिटिव चार्ज तो हम बोल देते हैं, बट दे कैन बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और वहीं पे जब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो ये भी न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को कब अट्रैक्ट करेगा, जब इसके पास जगह होगी। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट तो कर लेगा, बट इलेक्ट्रॉन को अक्वायर करने के लिए इसके पास खाली जगह भी तो होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको जगह चाहिए बैठने के लिए, खाली जगह चाहिए। तो वो खाली जगह कैसे होगी इसके पास, कि ये क्या है, ये एक तरह का आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, डेफिशिएंट मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं ये। जैसे कि अब बात आती है एग्जाम्पल में, कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ और उससे हम समझते हैं। तो जैसे कि है आपका एच पॉजिटिव, मतलब पहले तो चार्ज के हिसाब से हमने एक एग्जाम्पल लेना है, फिर एक न्यूट्रल का एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे एच पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव है, तो देखिए साफ तौर पे आपको देखने के लिए मिल रहा है भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये एक तरह के उन इलेक्ट्रोफाइल्स का एग्जाम्पल है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, साथ में Cl पॉजिटिव भी आप बोल सकते हो, Br पॉजिटिव भी बोल सकते हो, एंड सो ऑन मैनी मोर। ठीक है, अब दूसरा जो मैं यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ वो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स का देने वाला हूँ जो कि न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल में कौन से आ गए आपके, जैसे आपके जो कि रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका आर, ठीक है, आर डॉट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक 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 तरह का एक रेडिकल है, फ्री रेडिकल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो वैसे ही आप यहाँ पर और भी कई स्पीशीज़ लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BF3 है। अब देखिए BF3 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बोरॉन बीच में है और फ्लोरीन कहाँ है, आपके 3 जो है फ्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, तो बोरॉन के पास अगर आप गिनते हैं तो 2 2 4 2 6, तो इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ। इनके ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इसीलिए इनको आप लुईस एसिड बोल सकते हैं। लुईस एसिड किनको हम बोलते हैं, जो कि एसिड लुईस एसिड वो स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है इनके पास क्या है, इनके पास खाली जगह होती है इलेक्ट्रॉन्स को अक्वायर करने के लिए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं ये, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियोफाइल पे। अब न्यूक्लियोफाइल में भी हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल में भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको समझेंगे। अब इससे उल्टा करना है, अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो एक नेगेटिव चार्ज के पहले एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में जैसे H नेगेटिव है, ठीक है, Cl नेगेटिव है,
ओ एच के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है, ओ एच नेगेटिव है। देन आपका आई नेगेटिव, आर नेगेटिव, ठीक है। ऐसे स्पीशीज क्या काम करते हैं आपके, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। आपको साफ तौर पे देखने के लिए मिल रहा है कि नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। बट यहाँ पर हमने कहा था कि ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रल का कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो न्यूट्रल में क्या है कि लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर होगा। क्या होगा इनके पास, लोन पेयर होगा। जैसे हमने कहा ना कि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास खाली जगह होगी, तो वैसे इनके ऊपर आपको लोन पेयर दिखेगा। तो जैसे आपका मैंने एक एग्जांपल ले लिया अमोनिया। तो आपको पता है अमोनिया ये न्यूट्रल स्पीशीज है, बट इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं। मतलब एक लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उस लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही अगर आप वाटर की बात कर लें, तो वाटर में क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर दो लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो दो लोन पेयर हैं, यानी टोटल चार इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्पीशीज क्या करती हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर देने के लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन को देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो ये लुईस बेस का काम करते हैं। तो लुईस बेस कौन सी स्पीशीज होती हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। इलेक्ट्रॉन, उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए, सो दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए, कुछ आपको हल्का सा समझाया, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, तभी इनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो बिल्कुल सही, ये न्यूट्रल भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकते हैं। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड, और बिल्कुल बॉन्ड बनाते हैं बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन इनसे लेंगे और लेके बॉन्ड बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, बट बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो ये तो देखिए पहली ही बात यहाँ पे रॉन्ग हो गई कि ये तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज तो ये होती ही नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया आपका। देन इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी वही चीज़ रिपीट हो रही है आपकी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल है जनरली न्यूट्रल स्पीशीज, ये ठीक है, ठीक है, न्यूट्रल है। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, बट इन्होंने कहा है दे आर जनरली। अब ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल स्पीशीज तो ठीक है, बट जनरली मतलब ज़्यादातर, ठीक है, या आम तौर पे। तो आम तौर पे सिर्फ न्यूट्रल ही बोलना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ भी स्टेटमेंट ये पूरी तरह से सही नहीं हुई आपकी, कि यहाँ तो बोलने का मतलब है कि ज़्यादातर वो न्यूट्रल होते हैं, नहीं, वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इक्वली एग्जिस्ट करते हैं। वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकती हैं। तो सिर्फ कहना कि वो न्यूट्रल है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पे, दैट इज़ द ए ऑप्शन। So now comes our fourth question. Which of the following molecule represent the order of hybridization? sp2 sp2 sp sp from left to right, ठीक है। सो लेफ्ट से राइट की तरफ आपने जाना है कार्बन एटम्स में, और आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन में बता दूं, तो जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपने सिग्मा बॉन्ड्स देखने होते हैं, ठीक है। कौन से बॉन्ड्स देखते हो आप, सिग्मा बॉन्ड्स देखते हो, और पाई बॉन्ड्स को आप नहीं देखते हो। ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड्स को हम नहीं देखते हैं। अब सीधी सी बात है कि कार्बन एटम्स को ही हमें चेक करना है, तो कार्बन एटम में पॉसिबल जो बॉन्ड्स बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, या आपका कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। बस इससे ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब इस फॉर्म में ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग। और जब हम ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो आपका सिंगल कार्बन के ऊपर हम चेक करते हैं, हर एक कार्बन के ऊपर आपको चेक करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप इस कार्बन की बात करें तो आपको क्या है, आप देख देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 1 3, और ये आपको पहले तो चारों के चारों कंप्लीट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि कार्बन के पास क्या होती है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रावेलेंसी होती है इसकी, तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके देखिए 4 कंप्लीट, इसके 4 कंप्लीट, इसके 2 1 3 और एक 4 कंप्लीट हो गया, 2 1 3 और एक 4 कंप्लीट हो गया, और इसमें 3 1 4 3 1 4। ठीक है, तो जैसे कि कहा कि सिग्मा बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड नहीं देखना। तो अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी तरह की होती है, या तो वो sp होगी, या वो sp2 होती है, या sp3, या फिर और भी होती हैं आपकी sp3d, sp3d2। बट क्योंकि कार्बन में हम d ऑर्बिटल की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि d ऑर्बिटल आपका वेकेंट भी तो होना चाहिए। तो कार्बन में आपका हम d ऑर्बिटल तक नहीं जाते, तो कार्बन में सिर्फ हम sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक बात करते हैं। अब sp का मतलब है कि ये टोटल दो हाइब्रिड, ये दो ऑर्बिटल्स है ना, एक s एक p। sp3 में 3 आपकी बात कर रहे हैं, और sp3 में आप 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड ही गिनने हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं इस कार्बन के ऊपर आपने देखने हैं, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड जब कार्बन बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, वो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई को तो गिनना नहीं है, आपने पाई को नहीं गिनना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से गिनना है। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो कितने हुए, 3 सिग्मा हुए। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी sp2 में बनती हैं, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स मिलाकर आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। अगर कार्बन के पास क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो देखिए पाई कितने हो गए, पाई तो 2 हैं यहाँ पे, पाई 2 हैं, एक सिग्मा है यहाँ पे और एक इधर वाला सिग्मा, तो कितने टोटल सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा हो गए। अब 2 ऑर्बिटल्स में आपका क्या बनता है, sp। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है आपका, कि सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में sp। तो बस मुझे बॉन्डिंग चेक करनी है। ठीक है, अब ये कार्बन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का क्या हो गया, sp2। ठीक है, अब ये कार्बन है, इसके पास भी क्या बन रहा है आपका, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इस और इस तरफ बन रहा है सिंगल, तो ये भी क्या है, ये भी आपका sp2। ठीक है, फिर इस पे भी sp2 हो गया डबल बॉन्ड, इस पे भी sp2 हो गया। तो क्या पहला ऑप्शन सही है, सही नहीं है। sp2 sp2 sp sp हमें चाहिए। तो अगेन अब ये तो आपका प्रॉपरली शो ही नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि CH दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो ये तो है ही रॉन्ग, ये तो गलत ही दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये देखिए, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हो गया, हमें पहला चाहिए था sp2, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डी ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो ये देखिए इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया sp2, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, ये भी हो गया sp2, इस कार्बन पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो गया sp, इस कार्बन पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी हो गया sp। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस योर ऑप्शन नंबर 4 इज द correct answer. So now comes the fifth question. The correct increasing order of basic strength of the following compound is। अब देखिए थोड़ा सा मैंने बेसिसिटी के बारे में या बेसिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बेस होते हैं एक एक तरह के, वो क्या काम करते हैं, लुईस बेस का काम करते हैं। और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लुईस बेस मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उनके पास होना तो चाहिए, क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए देने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं तो NH2 लगा हुआ है, और अभी आपको NH3, आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उस पर क्या होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक तरह से लोन पेयर का काम कर रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर। तो वैसे ही लोन पेयर यहाँ पर है। अब बेसिकली यहाँ पर इसके साथ लगी हुई है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग में होता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस फिनोमिना है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर,
यहाँ पर जो भी लोन पेयर है, अब वो जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर घूमेगा। ठीक है, वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अकेले के अकेले नाइट्रोजन का नहीं है, ये क्योंकि बेंजीन रिंग इसके साथ लगी हुई है तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर घूमता रहेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूरे इसके ऊपर डिलोकलाइज्ड हैं। मतलब ये बोलना कि अकेले नाइट्रोजन के पास हैं तो ऐसा सही नहीं होगा। हमें ये बोलना पड़ेगा ये इंक्लूडिंग द बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे के पास हैं। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं है, तो इट कैन नॉट ईजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये एक तरह से एक बेस का काम करेगा, इसकी स्ट्रेंथ बेसिक है। ठीक है, अब वहीं पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब समझें कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है। तो EWG का मतलब है दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, देखिए विदड्रॉ करना मतलब वापस ले लेना, मतलब वहाँ से निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं। अब आपको पता है ऑफ कोर्स यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये लोन पेयर इसका अपना नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर घूमता है। ठीक है, अब साथ में अगर ऐसा ग्रुप लग जाए कि जो इसको और ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब अब ये मतलब एक तरह से क्या काम कर रहे हैं, ये मतलब पहले ही जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर था जो कि वो देता है किसी को, ठीक है, तो अब ये उस इफ़ेक्ट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, ये इस और इफ़ेक्ट को और ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो एक्चुअली नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है नाउ दैट इज़ नॉट इजीली अवेलेबल फॉर गिविंग। तो यहाँ पर ये भी एक बेस का काम करेगा, बट एक तरह का वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी वीक बेस हो जाएगा, क्योंकि अब जो है कि पहले अगर आप इसको बेस बोल रहे थे तो उसके कंपैरिजन में ये जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को और कहीं जाने नहीं देगा। और वहीं CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि ये एक्चुअल में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपका इंक्रीज करेगा यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस इलेक्ट्रॉन पेयर के होने के, क्योंकि ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही दे रहा है, जिसकी वजह से ये और अच्छा बेस का काम करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में देखिए जैसे ऐसे ग्रुप्स आते हैं जैसे कि NO2 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि CH3, मतलब एक तरह का मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, ये एक वीक बेस का। तो इन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम 2 आएगा सबसे पहले। अब 2 के बाद क्या आना चाहिए आपका, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद 1 है और सबसे बाद में 3 है। तो 2 1 3 दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ।